अंडरग्राउंड ब्रिक हाउस। एक गांव में दिवाकर और राधा कहकर पति पत्नी रहते थे। दिवाकर कुछ काम काज करे बिना जब भी देखो घर पर ही बैठता था। तब उनकी पत्नी उनसे ये बात पूछी तो दिवाकर देखते रहो, मैं आगे आगे कैसे धनवान बन जाता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ, देखते रहो। हाँ हाँ, बनोगे बनोगे। घर में इधर का ग्लास उधर नहीं रखते हो, नौकरी नहीं करते हो, व्यापार नहीं करते हो, ऐसा कुछ करे बिना धनवान कैसे बन जाओगे? मैं ही कुछ ऊपर नीचे करके तुम्हारे परिवार को चला रही हूँ। अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें 6 महीने का वक्त देती हूँ। इतने में अगर तुमने कुछ करके पैसे कमाना शुरू नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। खबरदार। कुछ काम करने का जरूरी मुझे नहीं है। मुझे एक बेहतरीन आइडिया आया है। उस आइडिया से हमारा जिंदगी यूं ही बदल जाएगी। उसके बाद जिंदगी भर कुछ काम करे बिना गुजर जाएगा। देखते रहना। बिल्कुल देखूंगी, देखती ही रहूंगी। केवल 6 महीने, याद रखो। बाद में दिवाकर उनका दोस्त सतीश के घर गया और उनसे उनका और उनका पत्नी के बीच में जो हुआ वो बताया। देखो सतीश, तुम कुछ तो करके मुझे मदद करके मेरे संसार को बचाना चाहिए भाई। जरूर करता हूँ यार, मुझे क्या करना है बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? इस गांव में सब लोग तुम्हारे बहुत इज्जत करते हैं, कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैं एक चिट फंड का धंधा शुरू करना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए गारंटी बनकर रहना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है दिवाकर। अगर तुम अपने भलाई के लिए सोच रहे हो तो मैं गारंटी देना ही नहीं, निवेश भी करता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा होगा तो तुम्हारे दोस्तों में पहले मुझे ही खुशी होगी ना। ऐसे दिवाकर चिट फंड फाइनेंस का धंधा शुरू किया और सब लोगों के पास पैसे वसूल करना भी शुरू किया। ऐसे 6 महीने गुजर गए। एक दिन दिवाकर राधा से, देखो राधा, आज से कोई घर आकर मेरे बारे में पूछे तो मैं घर में नहीं हूँ कहना, ठीक है? देखिए, आपके प्लान के बारे में मुझे समझ आ गया है। गांव में सबके पास पैसे वसूल करके आप छुप जाओगे, ये बात मुझे पसंद नहीं है। उस दिन भी आप ऐसे ही कुछ काम करके पैसे कमाएंगे कहकर ऐसे ही मैंने मायके चली जाऊंगी कहा था। लेकिन असल में मुझे आपको छोड़ के जाने का इरादा तो है ही नहीं। आप जो कर रहे हो वो कहाँ तक सही है ये सोचो। ये तो बहुत अच्छा है। पैसे कमाने तक पैसे कमाओ कहकर दिमाग खराब कर दिया। अब पैसे कमाने के बाद ये गलत है वो गलत है कहकर नैतिकता सिखा रही हो। मैं सब सोच कर ही प्लान किया। इस गांव में लोगों को दिमाग नहीं है रे। वो सतीश कहने से सब लोग आहा ओहो कहकर पैसे दे दिए। एक 6 महीने किसी को भी दिखे बिना चुप जाऊं तो लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। तब हम उन पैसों से शहर जाकर जिंदगी भर खुशी से जी सकते हैं। इन 6 महीने तक छुपने के लिए मैं अपना इंतजाम कर चुका हूँ, तुम भी आओ दिखाता हूँ कहकर राधा को एक कमरे में लेकर गया। उधर जमीन पर एक सीक्रेट दरवाजा को हटाया तो अंदर सीढ़ियां दिखाई दिए। वो देखकर राधा हैरान हो गई। दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। अंदर ईंटों से एक घर था। बिस्तर, सोफा, खिड़कियां सब ईंटों से बने हुए थे। वो देखकर राधा और भी हैरान हो गई। देखी हो मेरी चालाकपन, अगर मैं जो कहता हूं ऐसे किया तो कोई भी हमें पकड़ नहीं सकते हैं। अगर ये राज किसी और को बताई तो मैं खुद तुम्हें तालाक देता हूं, खबरदार कहकर धमकी दिया। अगले दिन 4 आदमी दिवाकर के घर आए। उनमें से एक आदमी राधा से, सुनिए दिवाकर कहाँ गए जी? 4 दिनों से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे भी मालूम नहीं है। 2 दिन में आता हूँ कहकर गए और मुझे भी फोन नहीं कर रहे। मैं फोन कर रही हूँ तो भी इस स्विच ऑफ ही आ रहा है। कुछ दिनों के बाद सतीश उनका बेटा मुन्ना के साथ राधा के घर आया। देखो बहन, ये दिवाकर कहाँ गया है, क्या हुआ है? अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बोलो बहन। चिट फंड फाइनेंस का व्यापार करता हूँ कहा तो उसका भला होगा कहकर मैं खुद अपने पैसों को निवेश किया और गांव में सबका पैसों को गारंटी देकर मैं फंस गया हूँ बहन। और ये दिवाकर अब नहीं दिख रहा है। गाँव में सब लोग मेरे घर के ऊपर गिर रहे हैं बहन। मेरी संपत्ति को बेचूं तो सब लोगों का पैसे मैं नहीं चुका सकता हूँ बहन। भैया जी, आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। 15 दिन से आप रोज इधर आ रहे हैं। मैंने उनको घर में तो छुपा के नहीं रखा ना। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अगर आपको शक है तो पूरा घर जांच कीजिए ना। छी, ऐसा कुछ नहीं है बहन, आप ऐसे मत कहो। मैं आपके घर में जांच करूं? बिल्कुल गलत बात है। आपके ऊपर मुझे विश्वास है। चलो मुन्ना जाते हैं। मुन्ना उस सीक्रेट लकड़ी का दरवाजे को देखकर, आंटी वो लकड़ी क्या है? नीचे जमीन पर है। तब राधा घबरा गई। वो बेटा, वो लकड़ी को ऐसे ही नीचे रखी थी बेटा, बाद में उठाती हूँ।
तब बाप बेटे दोनों उधर से चले गए। वो ऐसे जाने के बाद राधा एक बेल को दबाई। तब दिवाकर अंडरग्राउंड से बाहर निकला। अरे वाह राधा, उस सतीश को अच्छे से कहानी सुना दिया और बेवकूफ बना दिया। ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रहा है, चलो खाना खाते हैं। हे भगवान, और कितने दिन ये नाटकबाजी करना पड़ेगा? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। तुम्हारे दोस्त का बेटा मुन्ना को देखकर मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे वो बच्चा तो छोटा बच्चा है, उसे देखकर क्यों डरती हो? हाँ हाँ, बच्चा ही है। जब वो इस दरवाजे के बाहर पहुंचा तो मैं तो बहुत घबरा गई। जवाब क्या देना है पता ही नहीं चला। बहुत चालाक लड़का है। बाहर मुन्ना सतीश से, पिताजी पिताजी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। राधा आंटी का घबराना और उनके बोलने के तरीके में कुछ तो टेढ़ा है। वो बहुत घबरा गई थी। इतने दिनों से अंकल दिखाई नहीं दिया, तो राधा आंटी ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? आप घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुन्ना वापस उनके घर जाकर चुपके से एक खिड़की से देखने लगा। अंदर उसे दिवाकर खाते हुए दिखाई दिया और बाद में अंडरग्राउंड ब्रिक हाउस में जाते हुए भी दिखाई दिया। तब मुन्ना को पूरा बात समझ में आया। अगले दिन मुन्ना सतीश और गांव वालों के साथ दिवाकर के घर आया। अंदर उस अंडरग्राउंड दरवाजे के पास गया। ये क्या है? ऐसे सब लोग घर के अंदर क्यों घुस रहे हैं? वो घर में नहीं है बोली थी ना, फिर से क्यों आ गए? मैं भी वही कह रहा हूँ आंटी। अंकल घर में नहीं है, लेकिन घर के नीचे हैं। उनको बाहर कैसे निकालना है ये भी मुझे अच्छे से पता है। तब सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और देख रहे थे। तब मुन्ना एक लाल मिर्ची का थैली को आग लगाकर उस अंडरग्राउंड में फेंक दिया। तब अंदर पूरा धुआं आने से दिवाकर सांस नहीं ले पाया और पूरा मुंह जलने के वजह से खांसते हुए बाहर निकला। उनको देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। तब सब लोगों को दिवाकर धोखेबाज है कहकर समझ में आ गया। सब लोग मिलकर उनको पकड़कर खूब पीटे। तब दिवाकर सब लोगों के पैसे वापस कर दिया। तब सब लोग मुन्ना की बहुत प्रशंसा किए। राधा और दिवाकर उस गांव छोड़कर भाग गए। दादा दादी सरप्राइज गिफ्ट। केदारपुर नाम के गांव में दयानंद और पार्वती नाम के एक बूढ़े दंपति रहती थी। उस उम्र में भी वो मजदूरी करते थे। उनका ये हाल देखकर गांव वालों को बहुत तरस आता था। दयानंद सड़क पर जा रहे हर बाइक को बड़े चाव से देखता था। क्यों जी, जब तुम जवान थे मैंने तुम्हें कई बार कहा कि बाइक खरीद लो, तब तो तुमने खरीदा नहीं और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करते रहे। वो शादी करके चली गई, दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। इसलिए कहते हैं जो जब काम करना चाहिए तभी खत्म कर देना चाहिए। अब सड़क पर जाने वाले गाड़ियों को उम्मीद की नजरों से देखोगे तो क्या फायदा। अरे पगली, मैं बाइक खरीदकर चलाना नहीं चाहता। मेरी तो बस छोटी सी इच्छा है कि उस बाइक में तुम्हें बिठाकर घुमाऊं। मैं जानता हूँ कि अभी वो मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन बाइकों को देखकर मैं ये कल्पना करता हूँ कि तुम्हें बिठाकर घुमा रहा हूँ बस। और जहाँ तक अपनी बेटी का सवाल है, अरे वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है। बस दामाजी नाराज हैं कि हमने उन्हें दहेज नहीं दिया, इसीलिए हमें दूर रखा है। अब इसमें अपनी बेटी का क्या कसूर। एक दिन पार्वती एक खत लेकर दयानंद के पास आई। सुनो जी, हमारी बेटी को लड़का हुआ है, उसने खत लिखा है, पर देखो उसने ये नहीं कहा कि आप लोग आ जाओ। कहकर दुखी हो रही थी। दयानंद पार्वती को मनाने लगा। यूं कई साल बीत गए। दयानंद और पार्वती की हिम्मत नहीं रही काम करने की। एक दिन उनके घर एक लड़का आया। मेरा नाम पिंटू है, मैं अनाथ हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास रह सकता हूँ? तुम्हारा ये हाल देखकर बहुत तकलीफ हो रहा है बेटा, पर हम भी बहुत गरीब हैं। हम तुम्हें खाना नहीं खिला पाएंगे बेटा। ये क्या जी, ये तो नन्ही सी जान है, इसे हम खिला सकते हैं। वो जितने दिन रहना चाहे रहने दीजिए। तुम अंदर आओ बेटे। पिंटू बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने पिंटू के लिए फिर से मजदूरी करने लगे।
एक दिन गांव में एक आदमी माइक पर ऐलान कर रहा था कि बच्चों के लिए रेसिंग का मुकाबला होगा। ये बात पिंटू ने सुन ली। पिंटू ने उस रनिंग रेस में भाग लिया। रेस शुरू हुआ। पिंटू पूरा जोर लगाकर रनिंग रेस में भाग रहा था। एक एक करके सब बच्चों को पीछे छोड़ने लगा। आखिर में फिनिशिंग लाइन को पार करके वो रेस जीत गया। उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिला। 2 दिन बाद पिंटू ने दयानंद और पार्वती की आंखों में पट्टी बांधी। क्यों बेटे, तुम्हारे साथ आंख मिचोली खेलने के लिए हम बच्चे थोड़ी ना हैं। मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ दादाजी, जरा बाहर तो चलिए, कहकर उन्हें घर से बाहर ले आया। बाहर आकर उन्होंने पट्टी खोली। वहां पर एक नया स्पोर्ट्स बाइक खड़ा था। उसे देखकर दोनों हैरान हो गए। नाना जी, मम्मी ने कहा था कि आपको बाइक बहुत पसंद है और माँ ने ये भी कहा कि आपने बाइक का बलिदान देकर माँ की शादी कराई। मैंने रनिंग रेस का मुकाबला जीता और ये पैसे कमाए। ये बाइक मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट है। वे दोनों हैरान हो गए। यानी तुम हमारे... वो यूं कह ही रहा था कि तभी दयानंद का दामाद प्रकाश और उसकी बेटी नीलिमा वहां आए। यूं बिना बताए घर से यहाँ चले आए तो हम कितने परेशान हुए तुम जानते हो। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी माँ और मैंने 10 दिन से खाना भी नहीं खाया, जानते हो। चलो घर चलते हैं। देखा डैडी, आपका बेटा 10 दिन दिखाई नहीं दिया तो आपको इतनी तकलीफ हुई और आपने नाना नानी को अपनी बेटी से 10 साल दूर रखा। आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। माँ भी नाना नानी के लिए हर रोज रोती रहती थी। ये बात आप जानते भी हैं। आपको ये एहसास दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रकाश की आंखें भर आईं। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कीजिए। बच्चे दूर हो जाने पर माँ बाप को जो तकलीफ होती है अब मुझे समझ में आया। आज से आप हमारे साथ ही रहिए। आप मना नहीं कर सकते। अगर आप नहीं आए तो जिंदगी भर इस गलती का बोझ मेरा पीछा करता रहेगा। कृपा करके मान जाइए, कहकर उन्हें प्रणाम किया। चलो नाना नानी, अब हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। उन्होंने पिंटू को गले से लगा लिया। नीलिमा बहुत खुश हुई। यूं सब मिलकर रहने लगे और वो दोनों अपने नवासे के साथ खेलने लगे। दयानंद और पार्वती पिंटू के दिए हुए बाइक में सारा गांव का चक्कर लगाते थे।